अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसी खबर से करना पड़ रहा है कि दिल बिल्कुल नहीं है। इंतहाई खबीस सी खबर है एक, लेकिन बनी हुई है टीवी चैनल्स की जीनत। और मामला कुछ यूँ था कि कल हमने सुना कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक केस था कि इद्दत में निकाह किया गया, एक मौलवी साहब लेके आए थे, उन्होंने वो केस वापस ले लिया। आज उनकी अहलिया बुशरा बीबी के जो साबिका शौहर हैं खावर फरीद मानेका साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि ये गैर शरई निकाह था, इनके गैर इस्लामी ताल्लुकात थे और वरगलाया गया मेरी बेगम को। मैं इल्ज़ामात की डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये 4 दफ़ा 4 जजेस डिफरेंट हाई कोर्ट्स के इन दरखास्तों को पहले रद्द कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि यार, एक तो क्योंकि पहले दरखास्त कहीं और से आती थी, फिर ये कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस्लाम हमें लोगों के ज़ाती मामलात में जाने की इजाज़त नहीं देता, और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मतलब, और फिर पेशावर हाई कोर्ट, 4 कोर्ट्स में ये जब पहले दरखास्तें आई थी ये मुस्तरद हुई। फिर उसके बाद ये दरखास्त जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल वापस ले ली गई थी, ये एक्सेप्ट हो गई थी इवेंचुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये सब मामला आया। खावर मानेका साहब ने इस दफ़ा जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इस वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा मामला क्या है, क्योंकि 2018 के अंदर खावर मानेका साहब ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, स्टेटमेंट्स थी कि बुशरा बीबी जैसे ही पाक हस्ती मैंने कोई नहीं देखी, उन जैसी पाक औरत मैंने कोई नहीं देखी, तलाक की वजह इमरान खान नहीं था। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है खावर मानेका की। तो या उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। अलबत्ता एक चीज़ तो तय है, और वो ये है कि खावर मानेका साहब जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त हालांकि उनकी तलाक हो चुकी थी, उन्होंने ये खुद माना कि जनाब इद्दत शिद्दत वाला मामला नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के दौरान वो मुख्तलिफ सरकारी अफसरान से जाकर मिलते थे और अपने काम वगैरह करवाने के लिए वो अपना तारुफ ये करवाया करते थे कि मैं फर्स्ट लेडी का एक्स हस्बैंड बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक बात बता रहा हूँ। उमर शेख साहब लाहौर के अंदर CCPO थे, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, वो फौत हो गई। ये उन्होंने बात एक सहाफ़ियों के झुरमट में बैठे हुए खुद बताई खावर मानेका के हवाले से कि उन्होंने मुझे ये कहकर फ़ोन किया कि मैं फर्स्ट लेडी का एक्स हस्बैंड बात करूँ, काम करवाना था, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवानी थी, कोई इस तरह का मामला था। तो उस वक्त तो उनको बिल्कुल ऐसा कुछ याद नहीं था। एक अफसर जो अभी जिंदा है FIA थे उस दौर के अंदर, उनके पास गए खावर मानेका साहब, और ये उन्होंने हम खुद साफ़ियों को बताई, और ये भी ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है सबूत की बाबत इस पर, क्योंकि मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने प्रोग्राम्स भी किए, वो मुहैया किए जा सकते हैं। लेकिन उनको जाके खावर मानेका साहब ये कहते थे कि भाई हमारी हुकूमत है। उनकी एक्स मिसेस थी, लेकिन इस तरह का कैरेक्टर रहा खावर मानेका साहब का व्हेन इमरान खान वॉज इन पावर, के मतलब वो नाम बता के जो फर्स्ट लेडी है इमरान खान की, जो बेगम है, वो मेरी एक्स मिसेज है। ये काम वो सारे करते रहे। लेकिन मुद्दा ये है कि मुल्क की सियासत किस डगर पे चल पड़ी है, ये जा किधर को रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। कल एक किताब की लॉन्चिंग की तकरीब हुई, वो भी किताब एक ही सियासी शख्सियत के बारे में है, और मतलब ऐसी एक्सप्लिसिट लैंग्वेज है, ऐसी उसके अंदर जो अल्फाज वाक़यात इस्तेमाल किए गए, मतलब मुमकिन ही नहीं है कि उसमें से कोई एक पैर डाल के यहाँ पे आपके सामने रखा जा सके, पढ़ा जा सके। खैर, ये मामला अपनी जगह पे रह गए, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मकबूलियत में कितनी कमी आ जाएगी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, ये एक अलग सवाल है। लेकिन एक और सवाल अपनी जगह पे, जो खावर मानेका साहब ने दरख्वास्त दी है, क्या इस दरख्वास्त का कोई कानूनी स्कोप भी है? निकाह इस डेट को आपने बताया, नहीं इस डेट को हुआ क्योंकि उन्होंने 7 तलाकनामे की कॉपी लगा दी है, एक कॉपी कुछ और कह रही है, कुछ और कह रही है, ये सब मामला हैं। लेकिन क्या इनकी बेसिस के ऊपर किसी किस्म की सज़ा हो सकती है? और इस पर हम बात करेंगे कि इस्लामी शायर की खिलाफ वर्जी की गई है, इस पर पाकिस्तान पीनल कोड क्या कहता है, ये भी आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सियासत पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा IPP हैं। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब, आपने वक्त दिया। और अहमद उवैस साहब हमारे साथ, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, मौजूद होंगे। रोखड़ी साहब, ये किस डगर पे चल पड़े हैं हम, ये कहाँ को जा रही है सियासत, और ये आपको क्या लगता है ये आगे यूँ यही चलता रहेगा? मतलब दिल नहीं करता इस तरह की बातें करने का, लेकिन क्या करें, करनी पड़ती है। जब बातें होंगी तो कहीं ना कहीं पे निकल आएंगी। आदमी को एक कहावत है पुरानी कि अपना पहरा देना पड़ता है, किसी भी मकाम पे आके उसको अपना पहरा देना पड़ता है, उसको अपने लिए खुद गार्ड खड़ा होना पड़ता है अपनी उस चीज़ों पे। बस अल्लाह मस्तरौरातना व आमिरौरातना, बस इतनी सी बात है। चीज़ ये है कि क्या चीज़ कोई हुई है या नहीं हुई है। बाकी हमारा जो इस वक्त सोसाइटी है, इसमें मुझे तो हैरत नहीं होती जो आपने कहा कि ये क्या हो रहा है, इतना गंद, सारा गंद मचा हुआ है। इस गंद की लपेट में आप आज आ रहे हैं, आप मुंतज़िर थे
यूरोप से निकला है ये सारा कुछ, और अब क्योंकि सोशल मीडिया हाथ में ये मौजूद है गैजेट, तो चीजें आएंगी आपकी तरफ और आ चुकी हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी करे। जी सर। मैं तो सर कोर्ट्स के हवाले से बात कर रहा था। सियासत के अंदर जिस तरह मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने, पहले उन्होंने कहा कि इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए, फिर उन्होंने एडमिट भी कर ली इस तरह की दरखास्तें, केस चलते रहे, अब दोबारा शायद एडमिट हो जाए, आगे क्या मामला निकलेगा देखिए। सजा अपनी जगह पर मैटर है, लेकिन ये बातें आइली घरेलू मामला या जाती मामला, झूठे सच्चे जैसे भी, इसके हवाले से कह रहा था ये सियासत इसके गिर्द घूम रही है ना, ये नहीं मुझे समझ आ रही। देखिए सर, और दुख भी है। नहीं देखिए, दुनिया पूरी के अंदर आपके सामने अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक केस मौजूद है। दुनिया पूरी नहीं बर्दाश्त करती इसको, जिनके अंदर फ्री सोसाइटी है, जिनके अंदर कोई बाउंड्स नहीं है, जिनके अंदर कोई एथिक्स की इस चीज की जरूरत नहीं है, वो इन चीजों को अपनी लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में या कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारे अंदर तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे अंदर तो बाउंड्स हैं, हमारे अंदर तो पर्दा डालने का हुक्म है, लेकिन साथ हमारे अंदर रिस्ट्रिक्शन है, हमारे पास बाउंड्स हैं। रही निकाह का मामला, तो क्या निकाह वुजू के बगैर नमाज हो जाती है? नहीं होती। नहीं। तो क्या इद्दत, तो सर आप हम अपने आप को खामखा इस साइड पे ना ले जाए ना, जैसे हम बहुत ही को कमाल की सोसाइटी बने हुए हैं। हमने दिया क्या है अपनी सोसाइटी को? हमने अपने बच्चों को दिया क्या है? हमने अपने यंगस्टर्स को बेटर फ्यूचर क्या दिया? हाँ, ये हमने कर दिया है कि 18, 20, 22 साल का जो बच्चा है, हमने उसको बदतहजीब और ऐसे डगर पे चला दिया है कि वो अपने माँ बाप के लिए भी मसला है और आने अपने लिए भी मसला है, और आई डोंट नो कल वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे संभालेगा। आपका हमारा चैलेंज ये नई जनरेशन है कि हमने इनका फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। हमने इनको अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इतना गंदा इस्तेमाल कर लिया और इस मुल्क के खिलाफ इनको इस्तेमाल कर लिया। उस चीज पर फिक्र करें जो हो चुका है, और जो गंद, और अब यहाँ तो पूछने वाला कोई नहीं है। अदालतें अगर पूछने वाली होती और अदालतें अगर ठीक काम कर रही होती, सॉरी टू यू, लेट्स बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस, तो पाकिस्तान की ये हालत तो ना होती। दुरुस्त। वो क्या था, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हालात सारे खराब, उन्होंने कहा लॉ काम कर रहा है, उन्होंने कहा लॉ काम कर रहा है, उन्होंने कहा चीजें ठीक हो रही। तो दुनिया पूरी के अंदर जहां पर भी कानून, यानी कानून काम कर रहा हो, चाहे हुकूमत इस्लाम की है नहीं है, डजंट मैटर। एक बहुत बड़े इमाम का कॉल है कि इमाम मेरे ख्याल में कय्यम का कॉल है कि जहां उनके उस्ताद का कहीं कॉल है, व्हाटएवर, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। इंसाफ हो रहा हो, चाहे इंसाफ हो रहा हो, चाहे वो हुकूमत मुसलमानों की नहीं भी है, गैर मुस्लिमों की भी है, इंसाफ कर रहे हैं, अदालत इंसाफ दे रही है, वो लोग चलेंगे, वो फ्लरिश करेंगे, प्रोस्पर करेंगे। सही। आपका कॉमन आदमी विक्टिम है उस वक्त, और विक्टिम किस चीज का है? क्योंकि इंसाफ मुहैया नहीं है, विक्टिम हम इस चीज के हैं। तो चीजें बड़ी क्लियर हैं आपको और मुझे, या आम आदमी को चीज शायद समझ ना आए, लेकिन जो बैठे हुए हैं मकाम के ऊपर, उनको चीजें बड़ी क्लियर हैं। अभी ये बात है। जी सर। अच्छा, चीजें बड़ी क्लियर हैं। ये इस पॉइंट को जरा थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। मैं जरा अहमद उवैस साहब की तरफ चला दूं। सर, ये जो ख़ाबर फरीद मानेका साहब ने एक फिर दोबारा दरखास्त दे दी अपनी एक्स वाइफ के हवाले से, अपने बच्चों की मां के हवाले से, इद्दत के दौरान निकाह किया गया, और ये सर जो भी हैं, इनका कानूनी स्कोप क्या है? पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड, इसके बारे में क्या कहता है? सजा हो सकती है, या ये सिर्फ केस अगर एडमिट हो जाता है कोर्ट के अंदर तो चलता रहेगा, टिकर निकलते रहेंगे, खबरें बनती रहेंगी, मसालेदार बातें पता चलती रहेंगी, या आगे इसका कोई कानूनी तौर पर कोई आ सकता है, आंच आ सकती है जिस पर इल्जाम लगाया गया उस पर? देखिए, बात यह है, अगर बिल्कुल इस वक्त हुआ है, अगर बिल्कुल अदालतें जो हैं इस वक्त अगर कानून को और इंसाफ के तकाजे पूरे करके चल रही हैं, तो सबसे पहले मानिका साहब को गिरफ्तार करके जेल बंद कर देना चाहिए। सही है। उनकी पहली स्टेटमेंट, जैसे अभी फरमा रहे थे कि पहली उनकी अपनी स्टेटमेंट मौजूद है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, वो अपनी एक्स वाइफ के मुतालिक वो क्या बातें कर रहे हैं, वो इमरान खान के मुतालिक क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और आज उनकी ये इस वक्त देखिए, ये ऐसे केस बनाया गया है। वैसे आपको ये बता दूं कि वो जो एक हनीफ साहब ने ये केस शुरू किया था, आपको पता है कि जो काफ़ी देर से पीछे लगे हुए थे, बड़े जेलसली परसू कर रहे थे और वो ये केस को मुस्तकिल चला रहे थे। अब सडनली क्या हुआ कि वो एकदम से उन्होंने विड्रॉ कर लिया केस, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया और इन्होंने पिटीशन दायर कर दी। इनको उठा के ले गए थे, इनको किस कंडीशन में क्या इनको तैयार किया गया, किस मामले के लिए और किस कंसिडरेशन के ऊपर, ये अल्लाह जानता है ज़्यादा उसकी डिटेल।
अब चलो लेकिन खैर जो वो तो हकीकत है कि सर्टिफाइड इनको काज़िब इसलिए तो इसमें साबित हो लेकर गया आए ना वो, मतलब पहले एक स्टेटमेंट थी, बाद में दूसरी थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बात जो बात बता रहा हूँ, मैं कानूनी बात बताने लगा हूँ आपको। वो इनको वो केस विड्रॉ इसलिए कर लिया गया कि, और इनको इसलिए लाए गए हैं कि जो पीनल कोड के अंदर एक अडल्ट्री की सजा जो है ना, तो चार्ज ऑफ अडल्ट्री जो है वो सिर्फ हस्बैंड लगा सकता है। ठीक। अब इन्होंने ये चार्ज ऑफ अडल्ट्री जो है वो अब लगा रहे हैं, जबकि वो उनकी निकाह हुआ या जब कुछ वो इन्होंने तलाक दी, वो सारे पीरियड को वो खुद ही अपनी मुख्तलिफ स्टेटमेंट में बता चुके हैं। लेकिन यहाँ से किसी ने इनको जिसने भी ये प्रॉम्प्ट किया और ये कहा कि जनाब ये तो सबसे अप्रोप्रिएट पर्सन जो है वो तो एक्स हस्बैंड है, वो ये चार्ज लगा सकता है। कानूनन देखा जाए, शरई एतबार से अगर आप देखें तो ये इर्रेगुलर मैरिज होती है, और यहाँ पे जो शरई एतबार से जब इर्रेगुलर मैरिज जो है वो जब इद्दत का पीरियड पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मैरिज बिकम्स रेगुलर। ठीक ठीक। और उसके अंदर ये भी हमने देखा ना, ये अदालत के अंदर जाती है मैरिज, अदालत के अंदर ये उसूल भी हमने तय देखा है कि एक खातून बता सकती है कि इद्दत पूरी हो गई है नहीं हुई, और उस पर एतबार करना है काजी को। ये अदालतों के अंदर ही तय हुआ। एनीवेज खैर हम आगे बढ़ते हैं। ये हाँ जी, अच्छा मैंने ना बहुत से ब्रेक ले लिया, आपके सामने यही अर्ज कर, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आगे बात करते हैं। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब जो कह रहे थे कि ये कोई हैरान या परेशान होने वाली बात नहीं है, माशरा ही ऐसा है, सोसाइटी ऐसी, और पुराने मामला यहाँ पे इसी डगर पे चल रहे हैं और घटिया किस्म के चल रहे हैं। ये जो नौजवान है उनकी वो बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त जो सीनियर्स की है वो आगे नौजवानों को सही राह पे लाने की। अब वो किसके साथ हैं, वो क्या मामला चल रहा है वहाँ पे? आज फिरदौस आशिका अवान साहिबा कह रही थी कि तहरीक इंसाफ से मुतनफ़र हो चुके हैं नौजवान। 9 मई के बाद जो सब मामला हुए वो सब ने देखे और फिर क्या मामला चला, तो इस बारे बात करेंगे। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब से भी पूछते हैं कि आगे उनको फिर क्या उम्मीद है अपनी पार्टी से, यूथ को अट्रैक्ट कितना कर पाई है उनकी पार्टी और कितनी आगे वो सीट्स ले जाएंगे। थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे चलते हैं। फिरदौस आशिका अवान साहिबा आज कह रही थी रोकड़ी साहब के नौजवान जो हैं वो तहरीक इंसाफ से मुतनफ़र हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। आपका भी ये ख्याल है? और आपने उनमें से कितने, यानी कि आपकी पार्टी बेसिकली 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ से निकली ना, काफ़ी सारे लोग जिन्हें इख्तलाफ था उस पॉलिसी के साथ विच वॉज कॉल्ड एज एंटी स्टेट, तो कितनी यूथ को अट्रैक्ट करने में IPP कामयाब रही है आपके ख्याल में? देखिए, इट वॉज एंटी स्टेट, पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि नौजवानों का आप बाजवा साहब देखेंगे ना तो डिफरेंट, हमारा कल्चर ऐसा डाइवर्सिटी है। मेरे बच्चों का, या आप जितने एक जगह पे पहुंच गए, आप अपने मम डैड को याद करें, उनको गांव का जो वालिद वालदा है उसका कल्चर डिफरेंट है। बच्चे जो पढ़ जाता है तो कौन बच्चा कहाँ से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो बहुत फर्क डालता है उसमें। दूसरा ये है कि मेंटोर कौन है उसका। तीसरा यह है कि वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सीख क्या रहा है। और चौथा यह है कि सोसाइटी कितनी लॉ अबाइडिंग सोसाइटी है और कितनी कल्चरली रिच सोसाइटी है। अब ये तमाम आप चीजें देखते हैं और फिर आप सोचते हैं कि हमारा सोशल फाइबर जो है उसकी पोजीशन इस वक्त क्या है। तो कोई क्या कह रहा है मुझे उसका नहीं है। मुझे इतना पता है कि इन तमाम बच्चों को, मुझे इतना पता है कि मैंने क्या करना है, मैंने अपने इलाके के अंदर क्या करना है, और मैं एज ए पॉलिटिशियन मेरे पास क्या ओवरऑल ऑन अ लार्ज स्केल, मैं तो यूथ की बात कर रहा था, टू अट्रैक्ट देम एंड टू गेट देम पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और एक अगर डगर खराब है आपके ख्याल से तो सही राह पे चलाना, इस सेंस में वही कह रहा हूं ना जी बाजवा साहब, वही कह रहा हूं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड से निकल। मेरा बच्चा जरा पॉलिटिकली मेरे साथ डिस्कशन करे ना, नौजवान जो जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, जो लॉ कर रहा है, जरा करे, मैं उसको क्या कहता हूं, करने देता हूं। मैं उसको जरा जल्द से जुलूसों में जाने देता हूं। आई हैव ट्रेन्ड हिम इन अ वे कि वो स्टेबल होके, मैच्योर होके सोसाइटी का हिस्सा बने। मैं उसको क्या सारा दिन बैठ के अपने घर के अंदर ये पॉलिटिकल गॉसिप में इन्वॉल्व होने देता हूं? नहीं, आई हैव ट्रेन्ड हिम द वे। अपने बच्चों को मैं 100% पॉलिटिकल आदमी हूं। आप मेरे घर आ जाए, मेरे बच्चों को आप कभी पॉलिटिक्स डिस्कस करते नहीं देखेंगे। तो हमने बच्चों को दिया क्या है? हमने तो उनका फ्यूचर बच्चों से तो देखे ना, रोकड़ी साहब बालिग हो गया कोई 18 साल के बाद तो समझदार है, कर लें डिस्कस, उसमें क्या है? नहीं समझदार आप आ जाए मेरे साथ, मैं लेके चला जाता हूँ आपको मियांवाली से टांग से डेरा इस्माइल खान और कहां पे फिराता हूँ, फिर आपको समझदारियां समझ आ जाएंगी सारों। तो आपका मतलब है कि बेवकूफी है सारे के सारे यूथ जो है। बाजवा साहब, डोंट टेक इट टू द रॉन्ग साइड। बेवकूफ आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ बहुत सारी जगहों।
ये नेचुरल फिनोमिनन है बेवकूफ होना। किसी भी चीज को, हमारी उर्दू का भी एक बहुत बड़ा मसला है, मैच्योर नहीं है, चले कम अकल कह ऐसे रखे हुए हैं कि उनका इतना बड़ा क्रिएट होता है। अब मैं वो चेंज कर देता हूं ना मुझे बताएं कि 18 साल का बच्चा पुख्ता ज़हन का होता है। नहीं तो आप एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 18 हमने मुकर्रर की हुई है ना, वो उसके बाद वो अपने डिसीजन लेने के काबिल है, वो वोट डाल सकते हैं। फिर आप लेट्स डिस्कस वन थिंग, रखी हुई या नहीं रखी हुई वो मेरा इशू नहीं है, ना आपका इशू है। ठीक है, हाँ, जिस दिन मैं किसी स्टेज पे आया तो मैं इसके ऊपर लाजमी डिबेट कराऊंगा या करूंगा। एट द मोमेंट हम जिस चीज को डिस्कस करें जो हमारे सामने एविडेंट है कि हमने अपने इन बच्चों को, अपने इस कौम के फ्यूचर को, अपने मुल्क को क्या सिक्योर किया है कि नहीं किया। ठीक, क्या हमने इनके फ्यूचर के बारे में, हमारे पास कितना बच्चा है, 50 लाख हमारे पास ओवरसीज की वैकेंसीज आई पड़ी हैं, हमने कितने बंदे भेजे हैं पिछले 3, 3.5, 4 सालों में, 5 सालों में, हमने कितना, हमने सिवाय चोरी, सिवाय झूठ, हमने दिया क्या है अपने कौम को। आप जरा ये घर का रंग ठीक करा के दिखा दें, कर लें आप, घर कलर रंग कराइएगा, आपको लग समझ आएगी। आप अपना लॉक ठीक चेंज करा के दिखा लें। हमने सोसाइटी को ले कहां गए हैं? सही है सर, सोसाइटी मतलब स्टेट ने भी लोगों को कुछ नहीं दिया। बात वैसे मुझे बिल्कुल आपकी और हसन निसार साहब होती है ना जिसने देना है, बट एट द वेरी सेम टाइम हाँ, एक्सपेक्ट हम तभी करें ना जब कुछ दिया भी हो। हम सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि भाई तुम ही अपने फर्ज पूरे करते हो, हमारे भी कि हमने दिया क्या है। हमने सिवाय इनको गंद के, यानी आप मुझे बताएं, मैकडॉनल्ड्स के बाहर से निकलता हुआ बच्चा अच्छी गाड़ी में वो भी गंद निकाल के रोड के ऊपर फेंक देता है। रेंज रोवर के अंदर बैठा हुआ आदमी सिगरेट की डब्बी पी के डब्बी खोल के रोड के ऊपर फेंक देता है। आप मुझे बताएं, थोड़ा सा लेट मी समझ आ जानी चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त बात फरमा रहे हैं और ये इसमें कोई शक नहीं, अखलाकियात बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का। एक ब्रीफली कह दीजिएगा, मैंने फिर अहमद अब्बास साहब की तरफ जाना है। अब बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा मसला है। ठीक, ये जरा सियासी, मैं उसको आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था। पीएमएलएन तो क्लेम कर रही है, पता नहीं कौन सा सर्वे उन्होंने कराया, अपने कन्वेंशन के थ्रू ही क्लेम कर रहे हैं कि हम 120-25 सीटें पंजाब से जीत जाएंगे। आपकी पार्टी को कितनी सीट्स की तवक्को है? और ये भी बताएं कि मतलब तमाम जो सीटें वहां से उम्मीदवार ला रहे हैं आप, आईपीपी जो है पंजाब में एटलीस्ट। बाजवा साहब, कोई पार्टी इस वक्त ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो सिंगल हैंडेड सिंपल मेजॉरिटी लेके भी आ सकती है। कोई पार्टी क्लेम नहीं। राणा साहब ने किस मामले में क्लेम किया, वो ही शुड बी आस्क्ड अबाउट दैट। कोई पार्टी क्लेम नहीं कर सकती। कल प्रेसिडेंट जरदारी, एक्स प्रेसिडेंट जरदारी का एक इंटरव्यू है, ही सेड द सेम थिंग। जी, उन्होंने भी। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि हम जिस पॉलिटिकल कयास से निकलकर आज खड़े हुए हैं, हम कोई पार्टी क्लेम नहीं कर सकती। जो भी गवर्नमेंट बनेगी, चाहे प्रोविंसेस के अंदर चाहे सेंटर के अंदर, वो कोलिशन की गवर्नमेंट बनेगी और मिल के गवर्नमेंट ने बनना है। सिंगल हैंडेड कोई भी क्लेम नहीं। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हमारी जो पार्टी है मामला होगा। अच्छा, मैं अहमद उबैद साहब से मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा था। अहमद साहब, एक खुशाइंद डेवलपमेंट है और अच्छा लगा है कि ईसीपी ने निगरान हुकूमतों को लिखा है कि आप एक ही पार्टी को दे जा रहे हैं तमाम फेवर्स और लेवल प्लेइंग फील्ड बाकियों के लिए नहीं है। इसको आप इंश्योर करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि उन्होंने सिर्फ इलेक्शंस नहीं कराने, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं। और वो कितना बाउंड कर सकते हैं निगरान हुकूमतों को? क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा या इसको आए वॉश ही समझें कि बस ठीक है, खाना पूरी हो गई, जबानी कलामी जमा खर्च कर लिया कि हमने तो खत लिख दिया था जनाब, इन्होंने नहीं आगे किया, हमारा क्या कसूर है? ये आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि इसकी ये ख़त लिखने की हद तक ही लगता है, क्योंकि जो पिछले सारे मुहर्रकात को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसी इंटेंशन मौजूद नहीं है। अगर इंटेंशन हो तो इस ख़त के साथ वो एक और कार्रवाई कर सकते थे और वो एकदम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पूरे मुल्क में क्रेडिबिलिटी बिल्ट हो जाती है। और वो ये थी कि इलेक्शन लॉ जो हैं 2017 के, उसके सेक्शन 230, वो केयर टेकर कैबिनेट को की पूरी उसमें डिटेल दी हुई है कि ये क्या अथॉरिटी इसके पास है, कितनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं हो सकती। डे टू डे बिजनेस के अलावा कोई प्रोजेक्ट, कोई पॉलिसी ये नहीं कर सकते। कोई ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग, कोई जो है वो नई इंडक्शन वगैरह जो है ये करनी या किसी को डिसमिसल करना, ये काम भी उनके दायरे अख्तियार से बाहर है। और ऐसी सूरत के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर सरकारी जहाज़ लेते हैं, सरकारी जहाज़ के अंदर अपनी फैमिली को बैठाते हैं और पहले वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं जहाँ जाने की उनको ज़रूरत नहीं है, वहाँ मुस्तकिल नुमाइंदा बैठा हुआ है, और उसके बाद वो फिर यूके में आ जाते हैं, वहाँ से वो फ्रांस चले जाते हैं और वहाँ से वो सऊदी अरेबिया आते हैं। पूछे इनसे कि इस गरीब कौम जहाँ 55% से ज़्यादा
बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी लोग गुजार रहे हैं, वहां इतना करोड़ों रुपया आपने इस तरह खर्च कर दिया जो आपकी इस्तात में नहीं है, आपकी एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में ये आता ही नहीं है। अहमद साहब वो भी है, तो उसके अलावा जो ज्यादा कंसर्निंग चीज है कि आप इलेक्शंस करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं और निगरान वजीर दाखिला साहब ने वो अदालत बन गए, वो कल कह रहे थे, वो कहते हैं जनाब केसेस झूठे बनाए गए, गलत केसेस बनाए थे नवाज शरीफ के खिलाफ, मतलब उनका काम ही नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, वहां पे ये देखना है उनका काम कि वो उन्होंने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे करानी है और कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना है कि लोगों की नजर में हो कि ये बिल्कुल इंपार्शियल। चले सर वो नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अहमद अवैस साहब, बिल्कुल ठीक है, वो तो उन्होंने जो करना है करेंगे, अभी तक तो नहीं कर रहे हैं, तो आगे भी पता नहीं क्या बहुत ही कोई हुस्न ज़न रखा जाए उनसे, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को फैसला दिया इलेक्शंस के हवाले से, फिर उसके बाद 41 सफ़ों का अतर मनल्ला साहब का कल इजाफी नोट आया, उस इजाफी नोट के अंदर उन्होंने निगरान हुकूमतों के किरदार पर भी ये कहा कि ये गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमतें हो चुकी हैं, ये किस तरह से यहाँ पे बैठी हुई हैं, एक चीज़। दूसरा, सदर को, गवर्नर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि जनाब इनकी वजह से 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, शहरी अपने बुनियादी हक से महरूम हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को, शहरियों को उन्होंने कहा कि आपका हक दावा है, आप अगर चाहते हैं कि आपका जो बेसिक मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जिसको वायलेट किया गया, तो आप आए कोर्ट और हम फिर देखते हैं उस पर कार्रवाई करते हैं। खुद क्यों नहीं कर लेती कोर्ट कुछ? मैं बसद एहतराम ये पूछना चाहता हूं कि इन्हीं किसी को बुला लेते तौहीन के अंदर, तो मामला कुछ और होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात, इतनी अच्छी आपने बात की है कि आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास सो मोटो अथॉरिटी है एक्सरसाइज करने के लिए, और वो इसीलिए दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है या हुकूमत जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करती है और वो प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी जो है वो करके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वो पाबंदी लगा सकते हैं और वो सरजनिश कर सकते हैं किसी की भी। ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था, जैसे इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक सो मोटो नोटिस इशू करे, बुला ले सबको, और उसके बाद देखें कौन, सारी बात खुल के सामने आएगी कि कौन कितना इन्वॉल्व है और कौन सा सजा का मुस्तहिक है। बिल्कुल माफ ना किया जाए तब जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक्सरसाइज करके एस्टैब्लिश नहीं की जाएगी, पाकिस्तान में आइन को आप प्रैक्टिकली सुप्रीम डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे और जब तक रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हो सकता। जी हाँ। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और वो ये है कि रूल ऑफ लॉ को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ। यहाँ पे डेस्पोटिज्म आ रहा है, ये बड़ी खतरनाक बात है, ये तबाह कर देगा पाकिस्तान को। मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने 41 सफ़ों के इजाफी नोट के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले दिए कि जहां पर ये अवाम का बेसिक राइट ऑफ वोट वायलेट हुआ था, और उसके बाद उसको रेक्टिफाई कैसे किया गया, उन्होंने मुल्कों के हवाले दिए वहां पे अपनी 41 सफ़ात का जो इजाफी नोट है। तो लेकिन आप भी तो करें ना सवाल। लेकिन ये पंजाब और केपी में, अहमद साहब, पंजाब और केपी में जब इलेक्शंस होने थे ना, उस वक्त इस पे सो मोटो लिया गया था, बहस ये चल रही थी मुल्क के अंदर कि ये 184(3) यानी फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक है कि नहीं है। वो तो खुद अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने माना है कि ये तो बेसिक मोस्ट राइट है, तो वो होना तो बिल्कुल चाहिए। एनीवेज बहुत शुक्रिया जी, आई हैव टू एक्चुअली टेक अ ब्रेक और फिर उसके बाद मैंने टॉपिक चेंज करना। खुर्रम हमीद रोखली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और अहमद अवैस साहब, वेरी मच टू यू टू। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर राना एहसान अफजल साहब भी होंगे। नवाज शरीफ साहब आज सियालकोट में मौजूद थे, वहाँ पे चेंबर ऑफ कॉमर्स में गए, वहाँ पे उन्होंने ताजरों के साथ मुलाकात की, बातें भी उन्होंने की, पुराने गिले शिकवे उन्होंने किए हैं, लेकिन वो जो बता के आए थे कि मेरे पास वो गिदड़ सिंह ये कि मैं आके मुझसे ठीक करूंगा, वो जो रोड मैप देना था वो अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। पुरानी और वो बिल्कुल रिटोरिकल बातें तो हो जाती होती हैं कि ये एक्सपोर्ट्स ऊपर चली जाएंगी, महंगाई कम कर देंगे, डॉलर भाई कैसे, पूछते हैं ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ साहब आज सियालकोट में मौजूद थे, वहाँ पे ताजरों से उन्होंने मुलाकात की, चेंबर ऑफ कॉमर्स गए, उसके बाद उन्होंने जो कारकुनान से बातचीत की उसमें उन्होंने पुराना वो जो पहले बात करते होते हैं, गिला करते होते हैं कि 2017 में क्यों ऐसा किया गया था, क्या ज़रूरत थी जजेस को कि उन्होंने कुल्हाड़ा चलाया मुल्क के ऊपर, अच्छा खासा चल रहा था मुल्क। खैर उसके बाद से वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और फिर 2023 अभी जो चल रहा है, या फिर इससे 2022 में चले जाए, तो जो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का दावा रहा है कि मईशत बिल्कुल फारग कर दी गई, डिफ़ॉल्ट के हम बहुत करीब आ गए थे, बड़ी मुश्किल से बचाया, अब हम ही इसको आगे निकाल सकते हैं, इस भंवर से इस मईशत को निकाल सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
हमारे साथ जो गेस्ट्स हैं, राना एहसान अफजल साहब हैं PMLN से और हसन मुर्तज़ा साहब हैं पीपल्स पार्टी से। राना साहब, मुझे ये बताइएगा, वो रोड मैप देना था एक मियाँ साहब ने, वो अभी तक दिया क्यों नहीं है? जनरल बातें तो होती हैं कि हमारे उस दौर में डॉलर यहाँ पे था, महंगाई यहाँ पे थी, एक्सपोर्ट्स इधर थी, अब इधर आ गई, ऊपर ले जाएंगे, लेकिन एक रोड मैप जो खुद कहा था आपकी पार्टी ने, व्हेन इज दैट कमिंग आउट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो रोड मैप होता है वो मंशूर होता है पार्टी का, और इस वक्त पार्टी के अंदर तकरीबन वो मंशूर कमेटी में 15 सब कमेटीज मुख्तलिफ शोबों के ऊपर काम कर रही हैं, जो हमारे पुरानी पॉलिसीज़ थी उनको भी देख रही है, और फिर स्टेक होल्डर्स के साथ एक बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर जो है बातचीत चल रही है, चाहे वो ट्रेडर्स हों, एक्सपोर्टर्स हों, बिजनेस कम्युनिटी हो। मियाँ साहब खुद चेंबर्स में जा रहे हैं, उनकी इनपुट ले रहे हैं, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड खवातीन हो, चाहे वो NGOs हों, एजुकेशन, हेल्थ, डॉक्टर्स। तो एक मैसिव लेवल पे रीच आउट हो रहा है। IT का मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो उसके ऊपर कुछ 10 के करीब मीटिंग्स हो चुकी हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ। तो ये फाइनली जो मैनिफेस्टो लॉन्च होगा वो अगले हमारे 5 साल का प्लान होगा, रोड मैप होगा, और उसके अंदर अगर मैं मोटी मोटी बातें करूं तो हमारा टारगेट महंगाई होगा, और महंगाई मसनूई लेकिन आप ये बता रहे हैं कि वो जो रोड मैप पहले बताते थे कि वो हमारे पास है, वो अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, वो है, बना नहीं है अभी। नहीं। देखें, बात ये कि जब मैनिफेस्टो आप रिन्यू करते हैं या रिवाइज करते हैं, पुराना मैनिफेस्टो ही लेके आप आगे चलते हैं, लेकिन उसको आप अब स्टेक होल्डर्स की इनपुट लेके उसको रिवाइज करते हैं, तो वो प्रोसेस चल रहा है। रोड मैप मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो बेसिक रोड मैप है वो 2-3 चीजें हैं जो मईशत को इस दलदल से निकालेंगी, और वो आपका फिस्कल डिसिप्लिन है और लिविंग विद इन योर मीन्स है। तो ये 2 बेसिक तो चीजों के बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये तो जनरलाइज बात होगी ना कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और आपका जो ज़र मुबादला है उसको हमने किस तरह से बैलेंस करना, ये तो बेसिक हर बंदे को पता है, सड़क पे बंदा ही करता है। जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया जो अभी 2 दिन पहले, उन्होंने तो बड़ी पिन पॉइंटेड बातें की है, बड़ा टारगेटेड बातें की कि ये एग्जैक्ट ये चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं इस सेंस के अंदर कह रहा था, खैर गुड टू नो कि वो तैयारी हो रही है, वो आ जाएगा अनकरीब सामने, अब फिर उसके बाद लोगों को पता चले कि एग्जैक्ट क्या प्लान क्या है PMLN के पास रिवाइवल का। हसन मुर्तज़ा साहब, इधर यहाँ पे रोड मैप तैयार हो रहा है और 120-25 से इनका ख्याल है कि ये सीटें भी पंजाब से जीत जाएंगे। आपकी पार्टी में सर क्या लड़ाई चल रही है? बिलावल साहब, जरदारी साहब, ये कोई टाइम तो नहीं है वैसे, और इसकी वजह क्या ये है कि बिलावल साहब एक थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एग्रेसिव स्टैंड लेना चाह रहे हैं और जरदारी साहब नहीं लेने दे रहे? देखिए, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इंशाअल्लाह ताला इस पे कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं है। एक वालिद जो है अगर अपने बच्चे के बारे में कोई बात करता है और वो उसको पूरा हक हासिल है। चेयरमैन बिलावल हमारे पार्टी चेयरमैन हैं, और उनका जो फैसले हैं CEC के अंदर होते हैं, और वो ही होते हैं हमारे फैसले। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल जो है वो बेहतर होगा, और पीपल्स पार्टी जो है वो कोई कशीद गोइयां करने वाली जमात नहीं है। हम एक सियासी जमात है, अपनी सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये हम रिवाइवल के फेज से गुजर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर भी रिवाइवल होगा, और सिंध में तो सर लेकिन उसमें है ना एक, आप जैसे कह रहे हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मैटर है, मैं माजरत के साथ इससे डिसएग्री करता हूं कि अगर जरदारी साहब कह दें कि ही इज़ अंडर ट्रेनिंग, अभी उनकी वो एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, लेकिन उनको मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए, तो ये मेरा मसला है ना कि भाई अगर अंडर ट्रेनिंग है तो वज़ीर ख़ारजा क्यों बनाना है? फिर आगे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी वो होंगे, अभी तो वो सीखे ही नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो फिर मसला तो होता है ना सर। तो बंदा पूछता कि यार क्या चल रहा है? देखें, ये तो जो है ना अंडर ट्रेनिंग, ये तो आप माँ की गोद से कब्र तक जो है वो सीखते हैं और तालीम ही रहते हैं। तजर्बा तो उम्र के साथ साथ ही आता है, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल के और पूरी दुनिया के साथ उसके ताल्लुकात जो है वो दुरुस्त किए, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दुरुस्त सिमत में लेके चलने की उन्होंने कोशिश की। ये तो उन्होंने साबित किया है कि मैं टैलेंटेड भी हूँ, और मैं एक सियासी सोच और फिक्र रखने वाला शख्स हूँ। तो इसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको कोई
हाँ, सीखना तो मरते दम तक जो है वो सीखते रहते हैं, और फिर एक ऐसा खानदान जिन्होंने चले हमेशा ठीक है, मुल्क फेयर इनफ सर। मैं एक वैसे सितंबर में आपकी जो लाहौर के अंदर सीईसी हुई थी वो 2 दिन यहाँ पे चलती रही, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रमीज खान साहब की खबर थी, उन्होंने कोट भी किया कि आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ पे सबसे पूछा और उन्होंने कहा कि आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड जलसों में या टीवी पे बात कर रहे हैं, आप कहें तो मैं आपको लेके दूं। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। उस सितंबर से नवंबर तक क्या हो गया, उससे मुतालबे से पीछे हट गए आप लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले से। अब जरदारी साहब कहते हैं कि पता ही किसी को नहीं है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि है लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला। नहीं, ऐसी कोई चीज भी नहीं थी कि वहां पे सीईसी के अंदर ये कहा गया हो। मैं उसका हिस्सा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड मैं लेके देता हूँ और मैं ये करता हूँ। जरदारी साहब पार्टी के हेड हैं, पार्टी का वो को चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। उनको उनके लिए मैं समझता हूँ कि कोई उनकी जो मुदब्बराना सियासत है उससे कौन वाकिफ नहीं है। वो नहीं, लेकिन ये उन्होंने कहा था ना कि मैं लेके देता हूँ, और ये नहीं कहा। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वो खबर झूठी है। सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो खबर मैं कोट कर रहा हूँ वो सही नहीं है, वो फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, और ये उन्होंने नहीं कहा था उस सीईसी की मीटिंग में कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड लेके देता हूँ। जो अल्फाज आपने कहे, मैं वो कह रहा हूँ कि हाँ, वो इस तरह। अब मैं कोट एंड कोट तो नहीं ना सर बता रहा, मैं तो उसका जिस्ट कह रहा था, अर्ज कर रहा था। सारी पार्टी ने उसमें जरदारी साहब को ये मैंडेट दिया था कि आप बात भी करें, आप चीजों को आगे लेके चले। हाँ जी, तो उससे तो कोई इनकारी नहीं है। मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ कि ये कहा गया हो कि अगर आप चाहें तो वर्बेटिम तो नहीं मैं कह रहा था मैं। अच्छा खैर, राणा साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, राणा एहसान अफजल साहब, चले अब मुबारक हो सर, आपके पास तो है, बाकी सारे रौला डाल रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का। मुझे ये बताएं कि जलसे कब शुरू करने हैं सर? मियाँ साहब जब से आए, एक मीनार पाकिस्तान का हुआ था, उसके बाद लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स, सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स, लाहौर में कारकुनान से खिताब, मरी के अंदर एक उन्होंने खिताब, वो रिकॉर्डेड बस चल गए। मतलब कुछ जलसा जुलसा नहीं करना सर? क्या प्लान है आपका? आपके पास तो पूरी फील्ड मौजूद है सर। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और जो हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी है वो यही थी कि पहले जो लोग हमारे साथ डायरेक्ट मुकाबले में नहीं हैं और सूबे के अंदर पार्टीज जो नुमाइंदगी रखती हैं, अच्छी नुमाइंदगी रखती हैं, जिनके साथ हम मिलके चल सकते हैं, कंसेंसस बिल्डिंग कर सकते हैं नेशनल एजेंडा के ऊपर, तो उनके पास हम जाएंगे। तो वो मरहला किसी हद तक अब मुकम्मल हो गया है। सिंध गए हम, बलूचिस्तान गए, केपी के गए, पंजाब में हम पहले कंफर्टेबल हैं, और ये वो टाइम है कि जब तक इलेक्शन का स्केड्यूल ईसीपी की तरफ से अनाउंस नहीं होता, तो जो हम स्टेक होल्डर्स हैं, ताजर हैं, ट्रेडर्स हैं, मुख्तलिफ जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं, तो उनके साथ हम मिल रहे हैं। और जब ये मुकम्मल हो जाएगा मरहला, तो हम इनके साथ मिलके पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में, डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में जलसों की एक पब्लिक कैंपेन लॉन्च कर देंगे। तो मैं तो समझता हूं कि हम अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन कमीशन जैसे ही जो है वो एक डिटेल्ड स्केड्यूल अनाउंस करता है, तो हमारी पब्लिक कैंपेन उसके साथ अनाउंस हो जाएगी। मैनिफेस्टो पे पहले काम हो रहा है, वो भी मुकम्मल होने की तरफ बढ़ रहा है। तो हर लिहाज से हम तो इलेक्शन की तरफ गेयर अप कर रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो बाकी जमातों से राबतों के लिए जरदारी साहब ने कमेटीज बनाई हैं, ये सैंस PMLN यानी कि निकाल के PMLN को बाकी जमातों से राबतों के लिए, और क्या इसमें PTI भी शामिल है इसके मैंडेट में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के साथ कंफर्टेबल होती है, और हुकूमत के अंदर हमेशा पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी जो है वो उसके साथ रहे हैं और खुश भी रहे हैं। जहां तक इंतखाबी इत्तेहाद का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ कभी भी नहीं गई। तो इस दफा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ तो नहीं जाएगी। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, जहां हम कंफर्टेबल होंगे वहां हम कर लेंगे, और बाकी सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं वही एक और आपसे सवाल आपके सामने जो आसिफ अली जरदारी साहब से भी पूछा गया, ओवरऑल हम भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी है, तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, उसके लिए इलेक्शन ज़रूरी हैं, उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूरी हैं, उसके लिए ऐसे इलेक्शन ज़रूरी हैं जिसमें सबको पार्ट लेने दिया जाए। आप समझते हैं कि एक जमात मतलब बाहर रखी जाए, बाहर रहे, और निगरान हुकूमतें उसके साथ जो रवैया अकॉर्ड करें वो ऐसा हो कि मतलब लगे कि ये परसिक्यूट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठ जाएं?
तो स्टेबिलिटी आ जाएगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज नहीं हमेशा से ये बात कहती आ रही है कि आप इस मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी का अगर खात्मा चाहते हैं तो फिर आपको जमहूरी कुव्वतों को मजबूत करने की जरूरत है, उन्हें दीवार से लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही हम इस चीज के मुतहम्मिल हो सकते हैं। आपने ये पहले भी देखा है कि हमने जब भी किसी को दीवार से लगाया है उसके नतायज कुछ अच्छे नहीं आए। बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी 9 मई जैसे वाकयात की मजम्मत करती है, उन फौजी अमलाक पे हमला करने वालों की मजम्मत करती है, बल्कि मुतालबा करती है कि उनको आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक होना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या जो सियासी कारकुन हैं उनको इलेक्शन भी लड़ने देना चाहिए। इंतहा पसंदी के जो खिलाफ है उसको बिल्कुल इलेक्शन लड़ने का पूरा हक है और उसको हक देना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को इस चीज को नहीं कभी भी इंडोर्स करेगी कि आप किसी को भी दीवार के साथ लगाएं। एंडोर्स तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मतलब उसके साथ आवाज ना उठाना वो एंडोर्समेंट ही हो जाती ना एक तरह की। मतलब नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज उठाने से कोई गुरेज किया हो। हमने तो भुगता है इंतहा पसंदी। हम किस तरह ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई भी इंतहा पसंद जो है वो हुकूमत में आ जाए। हम तो असैसिनेट हुए हैं, इंतहा पसंदी की नजर हुए हैं, हमने तो 300 लाशें उठाई हैं। हम कभी भी इंतहा पसंदी की सपोर्ट नहीं कर सकते और हम बिल्कुल ये बरमला कहते हैं कि जो सियासी पॉलिटिकल फोर्सेस है उनको नहीं रोकना चाहिए। इंतहा पसंदी के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, फेयर इनफ। अच्छा राणा साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे। ये अभी इस वक्त पीएमएलएन जो ऐसे ही है मामला, मैं सीधी सी बात करूंगा, अकेले दौड़ के जो फर्स्ट आने के चक्कर में है, इससे आप समझते हैं कि खास ट्रीटमेंट जो मिल भी रहा है और बड़े मजे से हर कोई लेता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपका मामला, लेकिन इस दफा जो पीएमएलएन ले रही है और बड़े मजे खुशी से ले रही है, इससे क्या मजबूत होंगे हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस या कमजोर होंगे आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहले तो हमारी तो कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमें कोई अच्छी ट्रीटमेंट मिले या बुरी ट्रीटमेंट मिले। हम तो समझते हैं फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बड़े नहीं। देखें, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि हमें मिल गया। हम तो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए। मियां नवाज शरीफ के अगर केसेस की बात की जाए तो उनको टारगेट करके सियासत से निकाला गया और अब अगर अदालतों में उनकी अपीलें एक्सेप्ट हो गई हैं और हम इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा तो इंसाफ से बढ़ के कोई तकाजा नहीं है। और जहां तक देखें बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो वो जरदारी साहब ने क्लियर कर दिया कि उनको कोई मसला नहीं है और वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तरफ मुल्क को बढ़ते देख रहे हैं और ईसीपी पे उनका पूरा इत्मीनान है। तो यही इल्जाम लगा रहे थे बिलावल साहब, तो वो बिलावल साहब को उन्होंने जो है वो, अब मैं यहाँ वो मैं मजे नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ठीक है, चलें, वो समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने उनके अगेंस्ट ही गए ना उसके, लेकिन मैंने साथ बिलावल साहब का इल्जाम नहीं है, मैंने तो अभी हसन मुर्तज़ा साहब ने उसको कंफर्म किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब सितंबर तक ये कह रहे थे, और मैं कोई वर्बेटम एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं करवाता हूं कुछ मामला लेवल प्लेइंग फील्ड का भी। मेरा प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त खत्म हो गया, इस पे कुछ बात करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।